व्यूअर्स, आपने यकीनन पाकिस्तानी टीवी के अलावा तकरीबन हर मीडिया आउटलेट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब इंटरसेप्ट की उस बॉम्ब शेल स्टोरी के बारे में यकीनन सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि वो स्टोरी कितनी रिवीलिंग और कितनी ज़्यादा अहम और कई हवालों से जिस पर बात करना बहुत अहम है। वो स्टोरी ना सिर्फ नेशनली पाकिस्तानी सियासत और रियासती अमूर के हवाले से अहम है, बल्कि ग्लोबली भी यूएस इंटरफेरेंस के हवाले से बहुत अहम स्टोरी है। और यकीनन ये जो ख़बर है, ये जो स्टोरी है, ये एक तारीख़ का बड़ा ही एक अहम पहलू है। लेकिन व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में ना उस इंटरसेप्ट की स्टोरी के कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा और ना ही जो उसके अराउंड सियासत है, चाहे इमरान खान की, चाहे इमरान खान की अपोजिशन की, चाहे हमारे रियासती इदारों की, और चाहे जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ है, वो मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं आज आपको वो 5 अहम चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारी पाकिस्तानी मीडिया पे तो यकीनन डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर भी उसको कम अटेंशन, कम तवज्जो दी जा रही है। जो सबसे अहम चीज़ इस पूरे मुद्दे में आपका जानना ज़रूरी है वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो अमेरिकी तहकीकाती इदारा है जो कि 2014 में तहकीकाती स्टोरीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ के लिए अमेरिका में बनाया गया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इंटरसेप्ट कितना क्रेडिबल और कितना रिलायबल है। क्या हम इंटरसेप्ट की स्टोरी और इस इदारे के ऊपर इतना यकीन कर सकते हैं कि हम अपने रियासती इदारों और तारीख़ में इस स्टोरी के ऊपर जजमेंट्स या हम कंक्लूजन्स पे पहुंच जाए। इंटरसेप्ट की रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी को जांचने के लिए हमने एक रिपोर्ट निकाली। अमेरिका का एक और इदारा है द फैक्चुअल के नाम से, और ये इदारा दुनिया भर के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को परखता है, एनालाइज करता है, उन डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर, डिफरेंट मयारात के ऊपर ये जांचता है कि कौन सी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ख़बर ये नशरियाती इदारा कितना क्रेडिबल, कितना रिलायबल, कितना सच्चा या कितना ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों, द फैक्चुअल जो ग्लोबली ख़बर और नशरियाती इदारों की फैक्चुअलनेस, ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी को चेक करता है, उनके मुताबिक इंटरसेप्ट का ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 13वां है और इंटरसेप्ट का एवरेज फैक्चुअल ग्रेड 75% है। और इस रिपोर्ट में इसमें इंटरसेप्ट के हवाले से वो डिटेल में बताता है, ये लिखता है कि द इंटरसेप्ट्स हाई स्कोर्स आर ड्रिवन बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स एंड हाई सोर्सिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, The Intercept boasts a deep bench of experienced journalists with strong histories of investigating specific topics. तो दोस्तों, इंटरसेप्ट को द फैक्चुअल के अलावा भी बहुत सारे इस तरह की जो वेबसाइट्स जो कि चेक करती हैं कि क्रेडिबिलिटी और रिलायबल कितनी है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी हाई रैंक करता है। और दोस्तों, अमेरिका की लिबरल पब्लिकेशंस में भी जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, यानी कि CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC, उनमें भी इंटरसेप्ट इन सबको क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी में मात देता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जितनी लिबरल पब्लिकेशंस हैं, जिनमें से कुछ के मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, इंटरसेप्ट रिलायबिलिटी और ख़बर की दुरुस्तगी और ख़बर की क्वालिटी के हवाले से तीसरे नंबर पर रैंक करता है। तो इंटरसेप्ट जो कि एक अमेरिकी तहकीकाती इदारा है, ये काफ़ी क्रेडिबल और काफ़ी रिलायबल है। और अगर मैं आपको इंटरसेप्ट के की एरियाज़ या इनके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जिन पे वो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी और सर्वेलेंस है। मिसाल के तौर पर 2013 में इंटरसेप्ट ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सर्वेलेंस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी रिवीलिंग फैक्ट्स बताए, और जिसके बाद अमेरिका में काफ़ी एक नई बहस छिड़ गई सर्वेलेंस के हवाले से, नए इकदाम हुए और कई नए रिफॉर्म्स का भी आगाज़ हुआ। इसके अलावा 2016 में लीक होने वाले पनामा पेपर्स में भी इंटरसेप्ट उन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल थी जिन्होंने पनामा पेपर्स पब्लिश किए और वो डॉक्यूमेंट्स लीक किए जिसमें ऑफशोर फाइनेंशियल डीलिंग्स दुनिया के काफ़ी सारे हुक्मरानों और बड़े तजारती ग्रुप्स की शामिल थी। तो दोस्तों, उस अमेरिकी नशरियाती इदारे इंटरसेप्ट जिसने ये इंपॉर्टेंट खबर पब्लिश की है, उसके ऊपर या उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात और शकूक व शुबहात उठाना एक अच्छा हुकूमती रद्द-ए-अमल या एक स्मार्ट रद्द-ए-अमल शायद ना हो। दूसरी अहम चीज़, इस पर बहुत कम बात हो रही है लेकिन वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो है अमेरिकी ख़याल रशियन विज़िट पर जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फरवरी 2022 में किया।
दोस्तों, अगर हम पिछले 1-1.5 साल में स्टेट डिपार्टमेंट की उस रशियन विज़िट के हवाले से स्टेटमेंट्स देखें, इस साइफ़र में रशियन विज़िट के हवाले से जो बातें की गई हैं वो पढ़ें, या जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर लिखे जाने वाला जो लिटरेचर मौजूद है, अगर हम वो गौर से पढ़ें तो एक तासुर मिलता है, जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तासुर है कि रशियन विज़िट इमरान खान का एक इंडिविजुअल फ़ैसला था। लेकिन अगर हम फरवरी 2022 में वापस जाएं तो हम इस बात पे तो तनकीद की जा सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतनी पीक टेंशन के दिनों में, जब यूक्रेन के ख़िलाफ़ रशियन जंग का आगाज़ होने वाला था, क्या ये सही फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था। इस डिसीजन की क्वालिटी के ऊपर तनकीद ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमें फरवरी 2022 और जनवरी 2022 के इक़दामात और वहाँ उन दिनों की हैपनिंग्स ये बताती हैं कि ये यकीनन इमरान खान का इंडिविजुअल या आइसोलेशन में लिया गया फ़ैसला नहीं था। इसमें भरपूर डेलिब्रेशंस या बातचीत और गुफ्तगू शनीद के बाद ये फ़ैसला लिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रूस का सरकारी दौरा करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर हम जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की डेवलपमेंट्स और हैपनिंग्स पे जाएं तो हमें मालूम होता है कि उन दिनों सिर्फ अमरीकी और मगरबी रद्द-ए-अमल जो रशियन विज़िट के ऊपर आ सकता है के हवाले से बहुत तवील और बहुत जामे डेलिब्रेशंस की गई तो शनीद हुई, चाहे वो मोफा या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, चाहे वो GHQ या वो चाहे PM ऑफिस का इदारा था। इन तीनों जगहों पर अच्छी खासी डेलिब्रेशंस के बाद ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रशिया का दौरा करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तो पिछले कई अदवार के फॉरेन सेक्रेटरीज़ को बुलाकर भी मशवरा किया गया, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना से भी मशवरा किया गया, जिसके अलावा GHQ को भी ऑन बोर्ड लिया गया अगर उन दिनों की हैपनिंग्स देखी जाए। तो ये कहना या ये अमरीकी रद्द-ए-अमल या तासुर के रशिया का सरकारी दौरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ज़ाती या इंडिविजुअल फ़ैसला था, कतई गलत है। दोस्तों, तीसरी अहम चीज़ जिसका आप सबका जानना इस पूरे मामले में ज़रूरी है, वो है उस वक्त के आर्मी चीफ़ का इस पूरी साइफ़र स्टोरी के मामले में किरदार। दरअसल फरवरी 2022 में पाकिस्तान की रियासत ने यूक्रेन के मामले के ऊपर न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। इसी के बाद पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत UN में यूक्रेन के ऊपर वोटिंग में एब्सटेन करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस रियासती स्टांस के बरखिलाफ जो बड़ी ही डेलिब्रेशंस के बाद अपनाई गई थी, 2 अप्रैल 2022 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में एक ऐसी स्पीच की जिसने जाहिर किया कि उनकी अपनी पॉलिसी उस रियासती स्टांस के काफ़ी ऑपोजिट है। जनरल बाजवा ने ना सिर्फ उस वक्त के पाकिस्तानी स्टांस के ख़िलाफ़ एक लाइन ले ली, बल्कि पूरे का पूरा वज़न गैर न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी के बरखिलाफ़ अमरीकी साइड पर डाल दिया। तो रशियन विज़िट के हवाले से अमरीकी तासुर और जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक जनरल बाजवा का किरदार और जनरल बाजवा की पाकिस्तानी न्यूट्रलिटी की पोजीशन के बरखिलाफ़ एक और लाइन लेना, ये तो वो 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जब कभी भी इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो या इस मामले के ऊपर इंक्वायरी या तहकीकात हो किसी भी सतह पर, तो ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। आखिरी अहम चीज़ जो इस पूरी स्टोरी में बहुत अहम और काफ़ी हद तक सेंसिटिव भी है, वो है इस खबर का सोर्स। इस खबर के मुताबिक इस खबर का सोर्स, इस साइफर कोड का सोर्स एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल है। अगर हम इंटरसेप्ट की क्रेडिबिलिटी पर यकीन करें और अगर हम इंटरसेप्ट की इस खबर पर, इस इंफॉर्मेशन पर यकीन करें, तो एक बड़ी सेंसिटिव बात है और ये कई सवालों को जन्म देती है। लेकिन इन सारे सवालात का जवाब इस साइफर स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही मिल सकता है, और अब ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना इन सवालात के जवाब आवाम ने काफ़ी हद तक तलाश कर लिए हैं और पॉपुलर नैरेटिव साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में चला गया है। अगर रियासत या हुकूमत वाकई हकीकत समझती है कि कोई साजिश या कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, इस मामले की ऑब्जेक्टिव और फेयर तहकीकात करवानी चाहिए।